जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं दोस्तों एसएससी सीजीएल। क्या देखेंगे? एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम का एनालिसिस, जिसमें आज है 22 जुलाई और आपको पहले ही क्लियर कर दूं दोस्तों, 22 जुलाई को आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, लेकिन जो कल की फोर्थ शिफ्ट के जो शेष क्वेश्चन बच गए थे उन सभी को हम देखने वाले हैं। और जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में बाकी है, तो आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आप लोग जुड़े रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं, इन सभी का डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में इस क्लास से बन सकते हैं। और आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट जिनकी हम चर्चा करते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, अगर हार के बाद भी आपके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई है, अगर हार के बाद भी आपके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई है, तो यह तय है दोस्त कि आप एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे और अब की बार जीत कर दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर के इसको अपने अंदर संजो लेना है, संभाल के रखना है, क्योंकि देखो एक बार में एग्ज़ाम हर कोई क्लियर कर जाए ये नसीब की बात होती है। आपको निरंतर बार बार प्रयास करने होंगे और एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हार के बाद यदि आपके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई है, यानी कि तय है कि आप लोग एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे और परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेंगे और परीक्षा को क्वालिफाई करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि दशराज के युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बात कर लेंगे यहाँ पर हम दशराज के युद्ध के बारे में। दोस्तों इसका जो उल्लेख होता है वो आपके ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? याद रखेंगे, ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। और दशराज का जो युद्ध है इसका जिक्र जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि दशराज के जो युद्ध था ये इसका उल्लेख ऋग्वेद में तो मिलता है, लेकिन कौन से मंडल में मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका 7वां मंडल। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त चर्चा कर लेते हैं ऋग्वेद के बारे में, जिसमें कुल 10 मंडल और 28 सूक्त हैं। क्या है? 10 मंडल हैं, यानी कि 10 भाग हैं और 1028 यहाँ पर सूक्तियाँ हैं। ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर भारतीय इतिहास की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 वेदों का जिक्र मिलता है। कितने वेदों का? दोस्तों 4 वेदों का जिक्र मिलता है, जिनमें से यही क्रम में मिलते हैं: ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बात कर लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। दोस्तों ये यजुर्वेद जो है ये गद्य, याद रखेंगे, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद है आपका यजुर्वेद, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त यजुर्वेद को कहा जाता है यज्ञों का वेद। किसका वेद कहा जाता है? क्योंकि इसमें पूजा अर्चना के बारे में जानकारी दी गई है, यज्ञों की। ठीक है, तो उसमें यजुर्वेद में मिलती है ये जानकारी। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर सामवेद की। तो दोस्तों सामवेद में आपका संगीत का वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत का वेद कहा जाता है सामवेद को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि आप यजुर्वेद पढ़ेंगे तो आप यदि ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद का एज अ टीज कॉपी सामवेद है, लेकिन यहाँ पर केवल 75 जो सूक्त हैं, जो 75 श्लोक हैं वो इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं। इसलिए जो ये 75 श्लोक हैं ये सारे के सारे संगीत की ध्वनियों को प्रदर्शित करते हैं और यही कारण है कि सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त चर्चा कर लेते हैं अथर्ववेद के बारे में। दोस्तों इसको हमने चर्चा की थी। ये दोस्तों कन्या के जन्म की निंदा करता है। कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है। कहता है कि कन्या को नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, इसे दोस्तों हम जादू टोना का वेद कहते हैं। किसका वेद कहते हैं? जादू टोना का वेद कहते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त चर्चा कर लेते हैं 10वें मंडल के बारे में। ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध मंडल है जिसे हम 10वां मंडल कहते हैं और इसमें दोस्तों पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, जिनमें 4 वर्णों का उल्लेख है। इन वर्णों का उल्लेख कार्य के आधार पर किया गया है। ये भी याद रखेंगे, ऐसी पहले कोई जातियां नहीं थी। जो लोग जैसा कार्य करने लगते थे वो आपके क्या हो जाते थे? उस समय उस वर्ण में चले जाते थे। ठीक है, यदि राजा का बेटा पढ़ाई लिखाई करने लगा, पाठ करने लगा, शादी विवाह का काम करने लगा, तो उसे ब्राह्मण का दर्जा दे दिया जाता था, भले ही वो राजा का बेटा हो। ठीक है, और जो क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, क्षत्रिय आपकी सुरक्षा करते थे, इसके अतिरिक्त वैश्य व्यापार में संलग्न थे, तथा शूद्र लोगों को जो निम्न वर्ग का कार्य था, जैसे आपका काठ का कार्य है, कुम्हार का कार्य है, लोहार का कार्य है, ये सारे के सारे कार्य शूद्र करते थे। ठीक है, तो
आप लोग याद रखेंगे जो ये वर्ण थे ये कार के आधार पर विभाजित किए गए थे, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि पुरुष सूक्त में वर्णित है। ठीक है, तो हमने देखा दशराज का युद्ध दोस्तों, इसका जिक्र कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपका तीसरा मंडल भी बहुत प्रसिद्ध है, किसका है? तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर आपके सावित्र देवता अर्थात सूर्य देवता को समर्पित एक मंत्र है जिसका नाम है गायत्री मंत्र। ठीक है, सावित्र देवता को समर्पित एक मंत्र है जिसका नाम है गायत्री मंत्र। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखो ये क्वेश्चन यदि आपने 2 दिन पहले की क्लास देखी है, हालांकि मैं वो क्लास आपकी यूपी पुलिस नाम से करवा रहा था, उसमें मैंने सतलज नदी के उद्गम के बारे में चर्चा की थी, और इससे पहले सतलज नदी का उद्गम भी हमने देखा था जो 2 दिन पहले CGL का एनालिसिस हुआ था उसमें भी। ठीक है, तो ये जो सतलज नदी है दोस्तों, इसका जो उद्गम होता है वो राक्षस ताल यानी कि मानसरोवर तिब्बत में स्थित एक झील है जिसका नाम है राक्षस ताल, या फिर इसी को हम कहते हैं दोस्तों राकस ताल। क्या कहते हैं? राकस ताल कहते हैं या फिर राक्षस ताल कहते हैं। ठीक है, मानसरोवर तिब्बत में स्थित एक झील है जिससे उद्गम होता है सतलज नदी का। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बात कर लेते हैं सतलज नदी की। उत्तर भारत में बहने वाली नदियों में से एक है। ऋग्वेद के अनुसार सतलज नदी को सतुद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, सतलज नदी को दोस्तों सतुद्री कहा जाता है। इसके अतिरिक्त झेलम जो नदी है आपकी, कौन सी? याद रखेंगे, जो झेलम नदी है, एक मिनट, जो आपकी झेलम नदी है दोस्तों, इसको वितस्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको वितस्ता कहा जाता है। जबकि सतलज को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका सतुद्री, और वितस्ता आपकी झेलम हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। प्राचीन नाम इसका सतुद्र भी है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त चर्चा करते हैं सतलज नदी के जो भारत में प्रवेश करती है, तो वो दर्रा है आपका सिपकला दर्रा। सतलज नदी दोस्तों सिपकला दर्रा के माध्यम से भारत के जो हिमाचल प्रदेश है, कौन सा है? भारत का जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, उसी से अपने भारत में प्रवेश करती है आपकी कौन सी नदी? सतलज नदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी है? सिंधु की एक सहायक नदी है, ये भी याद रखेंगे। ये हिमाचल प्रदेश और इसके अतिरिक्त आपकी पंजाब में बहती है, इसको भी हिमाचल प्रदेश पंजाब में आपकी ये बहती है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं सतलुज के अतिरिक्त आपकी ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियाँ भी जो आपकी उद्गम होता है इनका मानसरोवर झील के आसपास के तंत्र में होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राक्षस ताल से आपकी सतलज नदी निकलती है और सिपकला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि नाटी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन आया था कि जो नाटी नृत्य है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। देखो नाटी जो नृत्य है ये पहाड़ी और घाटियों वाले नृत्य के रूप में प्रतिबंधित होता है। जो आपका नाटी नृत्य है ये पहाड़ी और घाटियों वाले क्षेत्र में मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और नाटी नृत्य इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह संगीतकारों के साथ लोगों का एक समूह होता है। इसके द्वारा लोग यहाँ पर तरह तरह के प्रदर्शन करते हैं, इससे नाट्य नृत्य को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त चर्चा कर लेते हैं कुछ अन्य नृत्यों के बारे में जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनमें से आपके बिहार राज्य के प्रमुख हो जाएंगे जाट और जाटनी। क्या हो जाएंगे? जाट और जाटनी ये प्रमुख है, बिहार राज्य में होता है। जबकि पनवारिया, विदेशिया, कजारी, ठीक है, कजरी या फिर कजारी जिसे कहते हैं, पनवारिया, विदेशिया, ये सारे के सारे बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं हम गुजरात के लोक नृत्यों के बारे में, तो जिनमें से आपके गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, झुरून और भवई, ठीक है, ये सारे के सारे नृत्य आपके गुजरात से हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त हरियाणा की बात की जाए तो झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर, ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? आपके हरियाणा में होते हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में अभी हमने देखा था नाटी था। इसके अतिरिक्त झोरा मनाया जाता है जो कि आपका CRPF में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, TCS एग्जाम कराता है आपका, CRPF का भी और किसका? CGL का भी। तो TCS कराता है, इसलिए TCS ने ही पूछा इसको झोरा के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। झाली पूछ लेगा, ये भी हिमाचल प्रदेश में। छारई पूछ लेगा, धामन पूछ लेगा, छापेली पूछ लेगा, महासू पूछ लेगा, नटी, देखो इसी को नाटी कहा गया था। जो नाटी है ये इसी को नटी या फिर नाटी कहा जाता है। ठीक है, और डागी, ये सारे के सारे नृत्य आपके हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि कौशल्या मातृत्व योजना, इस तरह से क्वेश्चन आया था कि कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो कौशल्या मातृत्व योजना है ये आपकी छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की जाती है, और इसको याद रखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे 8 मार्च को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है, और इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री यानी कि जिसको भी सेकंड बच्ची हो जाती है
उसको क्या होगा, द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे 8 मार्च को इसकी शुरुआत होती है और जिसको भी महिला को दूसरी पुत्री होगी उसके लिए आर्थिक सहायता के रूप में कितने रुपए दिए जाएंगे, 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनमें से आपको याद रखना है मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री मेहतारी जतन योजना और इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। ये आपकी कहाँ की, छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाएगी, जो कि दूसरे बच्चे के जन्म पर आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, इस तरह से भी क्वेश्चन आया था। तो क्रिकेट की पिच की लंबाई की बात की जाए तो ये आपकी 22 यार्ड या फिर 20 मीटर, याद रखेंगे 22 यार्ड या फिर 20 मीटर के लगभग आपकी क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। और याद रखना है इसको जो चौड़ाई होती है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होती है, अभी तक आपसे लंबाई पूछी है लेकिन हो सकता है कि चौड़ाई भी पूछ ले दोस्तों। तो चौड़ाई आपको याद रखना है इसकी 10 फीट यानी कि 3.04 मीटर। ठीक है, 3.04 मीटर या फिर 10 फीट इसकी जो चौड़ाई होती है। कुछ इस तरह से आपका क्रिकेट का जो पिच होती है वो होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसकी जो ये वाली लेंथ है ये 20.12 मीटर होगी, जबकि ये वाली जो लेंथ है चौड़ाई वाली ये आपकी 10 फीट या फिर 3.4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दो विकेटों के बीच की दूरी आमतौर पर 20 मीटर यानी कि इसकी लंबाई की ही बात कर रहा है। ठीक है, और विकेटों की जो आमतौर पर ऊंचाई होती है, देखो यहाँ पर कुछ क्रिकेट की ये जो पिच होती है इनमें 3 विकेट लगे होते हैं दोनों साइड पर। ठीक है, तो इनकी जो आमतौर पर हाइट होती है विकेटों की, जमीन से जो हाइट होती है वो आपकी 71 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितनी होती है, 71 सेंटीमीटर के। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक बल्ले की अगर अनुमानित लंबाई की बात की जाए तो ये 95 सेंटीमीटर होती है, यानी कि जो आपका क्रिकेट का ये जो बैट होता है इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो हाइट होती है, इसकी जो हाइट होती है कितनी होती है, 96.5 सेंटीमीटर यानी कि 38 इंच होती है। ठीक है, आधिकारिक तौर पर क्रिकेट की शुरुआत 15 मार्च 1877 को हुई थी, ये भी याद रखेंगे। और उस दिन पहली बार टेस्ट मैच में पहली गेंद डाली गई थी, यानी कि क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी वो टेस्ट प्रारूप में हुई थी, जो कि 15 मार्च 1877 को हुई थी। और यह मैच ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में हुआ था। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 45 रन से हराया था। ये टेस्ट इतिहास का यानी क्रिकेट के इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था, जो कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कबड्डी में कौन सी लाइन नहीं होती है। ठीक है, तो कबड्डी की लाइन की बात की जाए तो यहाँ पर शायद ऑप्शन में अटैक लाइन दिया था, तो आप लोग याद रखेंगे अटैक लाइन यहाँ पर नहीं होती है कबड्डी में। ठीक है, बात करते हैं मध्य रेखा जो होती है। देखो कबड्डी का कुछ इस प्रकार से मैदान होता है जिसे मैट कहते हैं। ठीक है, तो इस मैट में जो बहुमत नहीं, जो मध्य रेखा होगी, ये जो मिडिल लाइन होगी, इसके जो समांतर दो रेखाएं खींची जाती हैं, इन्हें वॉक लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉक लाइन। ठीक है, ये जो रेखाएं होती हैं इनको क्या कहा जाता है, वॉक लाइन कहा जाता है, जिसकी दूरी 3.75 मीटर होती है। ठीक है, जबकि बोनस लाइन आपकी वॉक लाइन से 1 मीटर आगे होती है, यानी कि जो बोनस लाइन होगी वो आपकी ये जो वॉक लाइन है इससे 1 मीटर पीछे होगी, यानी कि आगे होगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वॉक लाइन और एंड लाइन के बीच होती है। ठीक है, ये जो आपकी वॉक लाइन है और ये एंड लाइन है, इन दोनों के मध्य कौन सी हो जाएगी, बोनस लाइन हो जाएगी। ठीक है, जो कि वॉक लाइन से 1 मीटर आगे होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं पूरी मैट की लंबाई 1 मीटर के भीतर 2 लाइनें होती हैं, जिनमें से मैट को 2 चैनल बनाते हैं। ठीक है, एक लॉबी कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, लॉबी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पीछे क्या बनाया जाता है, लॉबी, जैसे कि धक्का मार देते खिलाड़ी को, कहते हैं ये लॉबी में चला गया, आउट हो गया। ठीक है, तो उस तरह का ये जो होता है उसे लॉबी कहा जाता है। तो यहाँ पर कबड्डी में कौन सी लाइन नहीं होगी, अटैक लाइन नहीं होगी। इनमें कौन कौन सी लाइन होगी, वॉक लाइन होगी, मध्य रेखा होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त एंड लाइन होगी। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक क्या होगी, बोनस लाइन होगी, इसको भी याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है यू श्रीनिवासन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, यानी कि यू श्रीनिवासन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, इनको यू श्रीनिवासन को कहा जाता है उदास श्रीनिवासन। क्या कहा जाता है, इनका पूरा नाम है उदास श्रीनिवासन, इनको याद रखेंगे। और दोस्तों ये मैंडोलिन से संबंधित थे, किससे, मैंडोलिन जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र होता है, इसको बजाते थे आपके उदास श्रीनिवासन। ठीक है, इनको याद रखेंगे। दक्षिण भारत में कर्नाटक शैली में एक प्रसिद्ध मैंडोलिन वादक थे, इसको याद रखेंगे, यानी कि कर्नाटक राज्य से संबंधित थे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त बात की जाए, इनको लंबे वक्त तक यकृत की बीमारी रही, जिसके कारण इनका इलाज चल रहा था और इनकी मौत भी हो जाती है। ठीक है, तो श्रीनिवासन इलेक्ट्रॉनिक मैंडोलिन बजाते थे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है पंडित बिरजू महाराज ने 2016 में किस फिल्म में कोरियोग्राफ किया था। इस तरह से भी क्वेश्चन आया था कि पंडित जो बिरजू महाराज हैं, हालांकि इनका तो अभी हाल ही में निधन हो चुका है 2022 में। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त इन्होंने 2016 में एक फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी। कौन सी आई थी, बाजीराव मस्तानी। दोस्तों इस बाजीराव मस्तानी में पंडित बिरजू महाराज के द्वारा क्या किया गया था, ये इसमें कोरियोग्राफ किया गया था, यानी कि डांस सिखाया गया था। जो आपका एक गाना आया था इस बाजीराव मस्तानी मोहे रंग दो लाल, इसमें जो डांस था वो आपका कत्थक में गोल गोल घिरनी घूमी गई थी, उसका जो कोरियोग्राफ किया था वो आपका
पंडित बिरजू महाराज ने किया था। इसके अतिरिक्त चर्चा करते हैं पंडित बिरजू महाराज के बारे में। तो दोस्तों भारत के यानी कि उत्तर भारत के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक से के सुप्रसिद्ध नर्तक और कोरियोग्राफर थे। और पंडित बिरजू महाराज ने वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1986 में पद्म विभूषण किस नर्तक को मिला था। ठीक है, तो पद्म विभूषण के बारे में चर्चा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं इनके प्रमुख जो शिष्य हैं, क्या है शिष्य हैं, इनमें बॉलीवुड की अभिनेत्री माधुरी दीक्षित भी शामिल रह चुकी हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि कथक नृत्य से संबंधित है। तो इसमें इन्होंने मोहे रंग दो जो लाल गाना था, इसमें क्या किया था, कोरियोग्राफ किया था। फिल्म कौन सी थी, आपकी बाजीराव मस्तानी, जो कि 2016 में बनी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 25 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया था। क्या कह रहा है, जो 25 जनवरी 2022 था, यानी कि पिछला वाला 25 जनवरी जो था, उसमें कौन सा संस्करण था राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। तो हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है दोस्तों, ये आपका 2011 से मनाना शुरू किया गया है। कब से, याद रखेंगे, 2011 से। जो मनमोहन सरकार थी, कांग्रेस का जो शासनकाल था, कांग्रेस के शासनकाल में प्रतिवर्ष वर्ष 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का प्रावधान किया गया था। तो 2011 से लेकर 22 तक कितने साल हो जाएंगे, देखो 11 में एक मनाया गया, उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि टोटल 12वां संस्करण था इस बार। कितना, कौन सा संस्करण था, 12वां संस्करण। आप लोग इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 12वें संस्करण के दौरान आपका कौन सा 25 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 25 जनवरी, ये हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और इसका जो कार्यकाल होता है, जो चुनाव आयोग होता है, जो चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है, उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 324 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में आपके चुनाव आयोग का जिक्र मिलता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जो आपके भाग 15 में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि ऑल इंडिया किसान महासभा का गठन कब हुआ था। तो बात कर लेते हैं ऑल इंडिया किसान महासभा के बारे में। तो इसका जो गठन था 1936 में लखनऊ में किया गया था। हालांकि जो ऑल इंडिया किसान महासभा है, इसका जो जिक्र है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। कैसे, कब से, अखिल भारतीय जो किसान महासभा है, इसका जिक्र लगभग 1926 से चला आ रहा था। ठीक है, ये हालांकि अपने निम्न स्तर पर कार्य कर रही थी, नीचे। ठीक है, हाल इसकी कोई ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई थी कि इसका गठन हो चुका है। ठीक है, जो ऑफिशियली घोषणा हुई है वो 1936 में की गई है लखनऊ में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। किसान मोर्चे के इन सभी क्रांतिकारी घटनाओं को परिणति अप्रैल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में, ठीक है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ सत्र चल रहा था। यहीं पर अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद को बनाया जाता है। किसको, स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इसके प्रथम जो सचिव थे वो NG रंगा थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था दोस्तों, घोड़े दागने की प्रथा सल्तनत काल में किसके द्वारा शुरू की गई थी। क्या कह रहा है, जो घोड़े दागने की दोस्तों प्रथा थी, ये सल्तनत काल में किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये आपका खिलजी वंश का दूसरा शासक था। कौन से वंश का, याद रखेंगे, खिलजी। जो खिलजी वंश था इसका दूसरा शासक था। और इसके द्वारा जो घोड़े दागने की प्रथा है उसको प्रारंभ किया गया था। घोड़े दागने की प्रथा किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके शासनकाल की बात करी जाए तो 1296 से 1316 तक इसका शासनकाल रहा था। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और बात कर लेते हैं, इसने घोड़े दागने की प्रथा शुरू की और सैनिकों की एक सूची बनाई, जिसमें इसने सैनिकों की क्या बनाई थी, ड्रेस बनाई थी। ठीक है, क्या बनाई थी, सैनिकों के लिए ड्रेस का भी प्रावधान किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत प्रसिद्ध थी, जो कि सल्तनत काल में अति प्रसिद्ध क्यों थी, तो इसके इसलिए प्रसिद्ध थी क्योंकि बाजार में यदि कोई घपला करता था तो अलाउद्दीन खिलजी को यदि पता चल जाता था तो वो क्या करता था, उसका उतना ही मांस दुकानदार का निकाल लेता था। ठीक है, शरीर से। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इसलिए बाजार नियंत्रण प्रणाली इसकी प्रसिद्ध थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखेंगे, जो 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष हैं श्री नंद किशोर सिंह, जिन्हें हम साथी NK सिंह के नाम से जानते हैं। किस नाम से, NK सिंह नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारतीय
संविधान में वित्त आयोग का क्या मिलता है, जिक्र मिलता है, और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये चर्चा हम कल ही कर चुके हैं, ठीक है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चाहो तो आप कल की क्लास उठाकर देख लीजिए, जिसमें हमने लास्ट लाइन बताई थी कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके नंद किशोर सिंह हैं, जिनको एनके सिंह नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कल की ही क्लास से पूछा गया था, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त बात करते हैं वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों में कौन कौन होता है। जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, इनकी वित्त स्थिति का आकलन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। किसका? जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इसकी जो वित्त स्थिति है इसका आकलन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। और 15वें वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए 2021-22 से 2025-26 तक किया गया है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो अगर बात करते हैं दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, इसका मॉडल था आपका डीपी धर मॉडल। कौन था? डीपी धर मॉडल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये आपकी 1974 से लेकर के 1978 तक चली थी, ठीक है। कब तक चली थी? 1974 से 1978 तक। और यह पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष तक चली थी। केवल कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ावा देना और गरीबी उन्मूलन जैसे तथ्यों को केंद्रित किया गया था, ठीक है। यानी कि जो सरकार थी उस समय की तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी जी की, उसमें उन्होंने कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी कि उस समय जो 1966 था, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस कारण वो क्या चाहते थे, कृषि के क्षेत्र में क्या हो, बढ़ावा हो, और इसके अतिरिक्त उद्योगों को बढ़ावा मिले ताकि जो भी सामान हो उसका हम क्या कर सके, अच्छे से रिफाइनरी कर सके, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन जैसे जो तथ्य थे इन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसका कार्यकाल 1974 से 1978 तक था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है तमिलनाडु में नवेली किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या कह रहा है? तमिलनाडु की नवेली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक होता है। कहाँ पर? तमिलनाडु की नवेली में। और ये जो लिग्नाइट होता है ये कोयले की क्या है, लास्ट आपकी प्रकृति है, ठीक है। कोयला जो सबसे रद्दी कोयला होता है, कैसा? सबसे रद्दी कोयला होता है, उसे कहा जाता है लिग्नाइट, और ये तमिलनाडु की नवेली में मिलता है। और बात कर लेते हैं निम्न वर्ग के कत्थई कोयले को लिग्नाइट कहा जाता है। यह ठोस नहीं, इसमें नमी की अधिक मात्रा होती है। तमिलनाडु के नवेली में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। लिग्नाइट मुख्य रूप से बिजली के उत्पादन में कार्य आता है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि लिग्नाइट किसके लिए काम में आता है। तो याद रखना है बिजली के उत्पादन में। जो भारत में बिजली उत्पादन होती है वो आपकी सर्वाधिक जो कोयला का यूज किया जाता है वो लिग्नाइट है। जैसे कत्थई कोयला या भूरा कोयला कहा जाता है, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग आपकी 35 से 30% होती है, ठीक है। 30 से 35% होती है कार्बन की मात्रा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है वर्तमान में भारत का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। इस तरह से भी क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर की बात की जाए यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, और भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। ये भी याद रखेंगे। पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। और 31 मई 2019 को वित्त मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। इससे पहले भारत की रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं, ठीक है। और बजट सत्र में सबसे लंबा जो सत्र था, बजट सत्र का सबसे लंबा भाषण था, किसने दिया था? वो इसको पढ़ने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम है। किसके नाम है? निर्मला सीतारमण के नाम। ये आपकी समय अवधि के तहत, यानी कि इन्होंने जितना भी समय लिया बजट को पढ़ने में वो समय के आधार पर सबसे बड़ा है। लेकिन सबसे लंबा बजट जो शब्दों के अनुसार पूछा जाए इसको किसने पढ़ा है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पढ़ा है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर आपकी निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप 24 मार्च को इस क्लास से एक नया क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए GS Hub by DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते हैं कल, अपना भी ख्याल रखना। जय हिंद।